हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका विनय स्माइल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मराठा शासन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कलचुरी वंश तक हमने अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग आज का टॉपिक हमारा मराठा शासन से संबंधित टॉपिक रहेगा। हमने कलचुरी वंश के बारे में पढ़ा था, आपको पता होगा। जो कलचुरी वंश का जो शासन व्यवस्था था वो आपका 1000 ईस्वी से लेकर 1741 तक इसका शासन व्यवस्था था। ठीक है, अब इसके क्रम में क्या होगा, इसी के क्रम में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मराठा काल। अब मराठा काल का जो शासन व्यवस्था होगा वो आपका 1758 से लेकर 1854 तक रहेगा। ठीक है, अब 1854 के बाद इसके पश्चात हमारा शासन व्यवस्था संभालेगा हमारा अंग्रेज द्वारा शासन व्यवस्था संभाला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 1854 से लेकर इसका शासन व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा 1947 तक। अर्थात 1947 में, जैसे कि आपको पता है कि इस वर्ष हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तो इस यहीं तक हमारा शासन व्यवस्था ब्रिटिशों का रहेगा। तो आपको यह ध्यान देना है कि पहला जो शासन तो हमारे कलचुरियों का था, कलचुरी के पश्चात आपका मराठे आए और मराठे के पश्चात ही आपका अंग्रेज द्वारा यहाँ पर आगमन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने बताया हूँ कि ना 1000 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक कलचुरियों का शासन व्यवस्था यहाँ पर रहा था। तो यहाँ पर यदि हम लोग इनके शासन व्यवस्था के शासन के काल के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो करीबन आपका 741 वर्षों तक कलचुरियों ने यहाँ पर शासन व्यवस्था संभाला था। जो कि क्षत्रिय में जितने भी शासन काल हुए हैं, जितने भी वंश हुए हैं, सभी में से ये सर्वाधिक काल है आपका कलचुरियों का। इसलिए कहा जाता है कि क्षत्रिय में सर्वाधिक समय कर शासन करने वाला कोई वंश है वो आपका है कलचुरी वंश। ठीक है, तो हमारे कलचुरी वंश के बारे में हो गया। जैसे ही 1740 के बाद ये खत्म होता है तो हमारा मराठा काल 1758 से चालू हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 1740 से यहाँ पर 1758 है, ये कैसा हो गया, बीच में डिफरेंट क्या है? तो बीच में डिफरेंट यहाँ पर इसलिए देखने को मिल रहा है आपको, क्योंकि जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह से 1741 में क्या हुआ था। कलचुरी काल में दो शाखा हुआ करती थी। एक हमारा रायपुर शाखा था, दूसरा हमारा था आपको पता होगा रतनपुर शाखा। इन दो शाखाओं में भास्कर पंत के द्वारा यहाँ पर अटैक किया गया था, यहाँ पर आक्रमण किया गया था। तो इसी कारण जो कलचुरियों का जो अंतिम जो वर्ष है इसको हम 1741 मानते हैं, क्योंकि इसी समय भास्कर पंत द्वारा रतनपुर और आपका रायपुर दोनों जगह ही कलचुरियों का जो शासन व्यवस्था था वहां पर उन्हें अटैक किया था, और अटैक करने के परिणाम स्वरूप उन्होंने उस क्षेत्र को जीत लिया था। ठीक है, परंतु हुआ क्या था कि उस समय रायपुर का जो राजा था उसका नाम था हमारा अमर सिंह। अमर सिंह के पास जो राजा बना उसका नाम था हमारा शिवराज सिंह। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लाहौरी शाखा की जो अंतिम कलचुरी नरेश था वो हमारा शिवराज सिंह था। ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। बहुत सारे बुक में आपको अमर सिंह देखने को मिलेगा, परंतु हिंदी ग्रंथ एकेडमी के बुक में यहाँ पर डायरेक्टली लिखा गया है कि कलचुरियों का जो आपका अंतिम नरेश है वो हमारा शिवराज सिंह ही है। ठीक है, तो इस समय जैसे कि यहाँ पर भास्कर पंत द्वारा अटैक किया गया था तो शासन व्यवस्था मराठों के अधीन आ गया था। इसी कारणवश के बीच वर्षों का अंतराल आपको देखने को मिलेगा। इसी कारणवश यहाँ पर इसको काउंट नहीं किया गया है, यहाँ पर गैपिंग किया गया है। गैपिंग इसलिए किया गया है क्योंकि वहां पर मराठों के अधीन ही कलचुरी राजा वहां पर शासन व्यवस्था संभाले। ठीक है, सिर्फ पार्टिकुलर कलचुरी वंश वहां पर शासन व्यवस्था नहीं संभाले, बल्कि वो मराठों के अधीन होकर उन्होंने अपना शासन व्यवस्था को संभाला। तो गैप के कारण यही है कि इस दौरान, इस वर्षों के अंतराल के दौरान वे मराठों के अधीन ही शासन व्यवस्था संभाले हैं। ठीक है, उसी तरह से रतनपुर में हमारा जो शासन था, जब भास्कर ने अटैक किया तो उस समय राजा हमारे कौन थे? तो उस समय राजा हमारे रघुनाथ सिंह थे। रघुनाथ सिंह जैसे कि आपको पता है कि ये बहुत ही कमजोर हो गए थे। अपने रघुनाथ सिंह के पुत्र की मृत्यु बहुत ही कम समय में हो गई थी, जिसके कारण वो बहुत ही व्याकुल हो गए थे और उन्होंने भास्कर पंत के साथ युद्ध करना नहीं चाहा। इसलिए इन्होंने भास्कर पंत यहाँ पर अटैक किया और उसको अपने अधीन कर लिया। ठीक है, परंतु तो हम जानते हैं कि कलचुरियों का अंतिम राजा कौन है? तो हमारा रघुनाथ सिंह है। परंतु मराठों के अधीन पहला कलचुरी राजा कौन था? तो वो था हमारा मोहन सिंह। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा, मोहन सिंह। ठीक है,
और मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही विस्तृत तौर पर आपको बता चुका हूं कि किस तरह से मराठों ने रतनपुर शाखा के कलचुरी वंश के राजाओं का और किस तरह से मराठा ने रायपुर शाखा के कलचुरी वंश के राजाओं को परास्त किया था। और इसके साथ साथ मैंने कलचुरी वंश के पतन के कारण के बारे में आपके सामने व्याख्या कर चुका हूं। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मराठा काल के बारे में अध्ययन करेंगे और किस तरह से कलचुरियों का पतन हुआ उसको आप पिछले वीडियो में जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज पार्टिकुलर चालू करेंगे मराठा काल के बारे में। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि पहले कलचुरी आया, फिर कलचुरी के बाद मराठा शासन आया, फिर मराठा शासन के बाद ही अंग्रेज आया। ठीक है, इस क्रम को आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्रम आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अब पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मराठा काल। तो मराठा काल को हम लोग 4 बराबर भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कितने बराबर भागों में? 4। ठीक है, पहला जो हमारे के प्रत्यक्ष भोसला शासन, अर्थात इस काल में क्या हुआ था कि भोसले के द्वारा मराठा शासक के द्वारा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर शासन वैसे संभाला गया था। ठीक है, सेकेंड नंबर में आपका सूबा शासन या फिर इसी को हम बोलते हैं सूबा सरकार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यदि सर हम लोग वर्ष की बात करें तो 1758 से लेकर 1787 अर्थात प्लासी की युद्ध आपको पता है कि 1757 में हुआ था। तो जस्ट एक साल बाद आपको छत्तीसगढ़ में मराठा काल का शुभारंभ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1758 से लेकर 87 तक आपका प्रत्यक्ष भोसला काल और 1787 से लेकर 1818 ये आपका सूबा शासन। उसके पश्चात तीसरा भाग है हमारा ब्रिटिश संरक्षण के अधीन मराठा। इसका जो समय है, इसका जो वर्ष है वह है हमारा 1818 से लेकर 1830। अब हमारा लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वह है हमारा पुनः भोसला शासक। पुनः भोसला शासक, इसका जो कालक्रम है वह है हमारा 1830 से लेकर 1854 तक। ठीक है, अब हमने मराठा काल को चार भागों में बांटा है और इसी 4 भागों के अंतर्गत हम मराठा काल को बहुत ही विस्तार तरीके से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि यह टॉपिक आपका प्रीलिम्स के साथ साथ मुख्य परीक्षा भी कवर अप हो जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रत्यक्ष भोसला काल के अंतर्गत क्या होगा कि कोई भी भोसला शासक या कोई मराठा शासक छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष डायरेक्टली रूप से वहां पर शासन वैसे संभालेगा। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पर डायरेक्टली रूप से संभालेगा। अब सूबा शासन में क्या होगा कि एक मराठा शासक रहेगा और मराठा शासक कहीं और रहेगा और छत्तीसगढ़ का जो शासन व्यवस्था है किसी और के हवाले अपना शासन व्यवस्था संभालेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर मराठा शासक नागपुर में रहेगा। ठीक है, और किसी व्यक्ति को बोलेगा कि आप छत्तीसगढ़ के शासन व्यवस्था को संभालो। ठीक है, तो यही हमारा सूबा शासन है। अब ब्रिटिश संरक्षण के अधीन मराठा, मतलब कि मराठा शासक तो रहेगा ही रहेगा, परंतु क्या होगा यहां पर ब्रिटिश के उसको प्रोटेक्शन देंगे, उसको संरक्षण प्रदान करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश संरक्षण के अधीन मराठा काल में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि उस समय जो मराठा जो शासक था वो बहुत ही अल्प आयु था। तो उसी अल्प आयु होने के कारण जो शासन व्यवस्था जो संभाला वो हमारे ब्रिटिश के संरक्षण के अधीन संभाला गया। इसी कारण इस भाग को हम लोग ब्रिटिश संरक्षण के अधीन मराठा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मराठा शासक अल्प आयु से दीर्घ आयु हुआ अर्थात वो बड़ा हुआ तो पुनः क्या आ गया हमारा पुनः भोसला शासक आ गया, जो कि आपका 1830 से लेकर 1854 तक चला। ओके, तो आज हम लोग प्रत्यक्ष भोसला काल के प्रत्यक्ष भोसला शासक के बारे में पढ़ेंगे। अब इस लोग प्रत्यक्ष भोसला शासन ही बोल सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भोसला काल, ये हमारा वर्ष, ये जो कालक्रम कहां से कहां तक है तो प्लासी के युद्ध के 1 साल पश्चात, या फिर इसको हम लोग शासन बोलेंगे।
प्रत्यक्ष भोसला काल अभी प्रत्यक्ष भोसला शासन, इसमें जो कालक्रम है हमारा 1758 अर्थात प्लासी के युद्ध के एक साल पश्चात 58 से लेकर 1787 तक इसका शासन बचा है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो भास्कर पंत था, भास्कर पंत जो मराठा जो सेनापति था, ये किसका सेनापति था? तो नागपुर का भोसला जिसका नाम था रघुजी प्रथम, रघुजी प्रथम की ये सेनापति था हमारा मराठा भास्कर पंत। रघुजी प्रथम हमारा उस समय नागपुर के भोसला शासक हुआ करते थे। इसका सेनापति हमारा भास्कर पंत हुआ करते थे। और भास्कर पंत ने ही हमारा एक रतनपुर हो गया और रायपुर शाखा के कलचुरी वंश, इन दोनों पर अटैक किया। जैसे ही अटैक किया तो अब शासन में से किसके हाथों में आ गया? तो जाहिर सी बात है मराठा की का शासन व्यवस्था में आ गया। और इस बात को ध्यान दीजिएगा कि भास्कर पंत जो है ये यह सोचकर रायपुर या फिर रतनपुर में आक्रमण नहीं किया कि उस पर वह अधिकार को जमाना चाहता है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था भास्कर पंत का? इसका मेन उद्देश्य यही था कि बंगाल, बिहार में अपना शासन व्यवस्था को स्थापित करे। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अपना शासन व्यवस्था को स्थापित करे। परंतु जब यह भास्कर पंत बंगाल, बिहार, उड़ीसा अभियान के तहत जब ये अपना अभियान को शुरुआत कर रहा था तो रास्ते में हमारा छत्तीसगढ़ पड़ गया। तो छत्तीसगढ़ में जैसे कि आपको पता है कि रतनपुर का शाखा था, दूसरा हमारा रायपुर का शाखा था। इन दोनों राजाओं को देखा तो दोनों राजा बहुत ही कमजोर दिखाई दिए। तो भास्कर पंत ने अटैक किया और अटैक करने के पश्चात यहाँ पर मराठा शासन स्थापित कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब ये दोनों क्षेत्र हमारे मराठों के अधीन आ गए। जैसे ही नागपुर के भोसले शासक रघुजी प्रथम की मृत्यु होती है तो उनके जो बेटे थे उनके बीच उत्तराधिकारी को लेकर एक संघर्ष होता है। ठीक है, इनके बेटे हमारे 4 थे। कितने थे? 4 थे। ठीक है, अब जैसे इनके तो इन चारों भाइयों के मध्य जैसे संघर्ष होता है तो उस संघर्ष को रोकने के लिए एक हमारे कोई एक व्यक्ति आता है, उस संघर्ष को रोकता है कि आप आपस में मत लड़ें। ठीक है, तो वह अब सुझाव देता है कि आप जो नागपुर जो है, ये संपूर्ण जो नागपुर है, समझ जाओ कि ये हमारा नागपुर है। ठीक है, सुझाव देता है कि जो नागपुर है उसको आप लोग 4 भाई हो, आप लोग तो 4 भाई होने के कारण नागपुर को आप 4 बराबर भागों में बांट दो। ठीक है, तो इस तरह से 4 बराबर भागों में बांट लिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि सभी भाई एक एक क्षेत्र को वहां पर जाते हैं और शासन व्यवस्था को स्थापित करते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपका जो नागपुर, जैसे कि आपका एक नागपुर का क्षेत्र हो गया। ठीक है, एक हमारा बराड़ का क्षेत्र हो गया, इसी तरह से छत्तीसगढ़ का क्षेत्र इसमें हो गया और एक कोई अन्य क्षेत्र था। ठीक है, इसको आपको नाम देना जरूरी नहीं है, बस आपको मैं पृष्ठभूमि समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पर ये 4 बराबर भागों में बांटने के पश्चात जो हमारा जो इसके जो 4 जो बेटे थे, ये चारों बेटे अपने अपने क्षेत्र में नियुक्त किए गए। ठीक है, इन 4 में से एक जो व्यक्ति था जिसका नाम बिंबाजी भोसले था। क्या था? बिंबाजी भोसले। अब बिंबाजी भोसले को कहां मिला क्षेत्र? तो उनको मिला छत्तीसगढ़। कहां मिला? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में उन्होंने बिंबाजी भोसले ने यहाँ पर भोसला शासन को स्थापित किया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पृष्ठभूमि समझ गए कि किस तरह से यहाँ पर बंटवारा होता है, बंटवारे के पश्चात किस किस भाइयों को कौन कौन से क्षेत्र प्राप्त होता है और उसी भाइयों में से एक भाई को छत्तीसगढ़ प्राप्त होता है। ठीक है, और तो वही छत्तीसगढ़ में अपना शासन व्यवस्था स्थापित करता है। तो किसको प्राप्त होता है? तो रघुजी प्रथम के बेटे, जो कि सबसे छोटे बेटे थे, जिसका नाम था बिंबाजी भोसले। अब बिंबाजी भोसले को ही यहाँ पर शासन व्यवस्था संभालने को मिलता है। ठीक है, तो बिंबाजी भोसले के शासक के
दौरान ही छत्तीसगढ़ में मराठा शासन स्थापित होता है। ठीक है, तो हम लोग प्रत्यक्ष भोसला काल या फिर प्रत्यक्ष भोसला शासन के अंतर्गत बिंबाजी भोसले के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बिंबाजी भोसले का जो समय था वो हमारा 1758 से लेकर 1787 तक था। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिंबाजी भोसले के बारे में। बिंबाजी भोसले के बारे में देखा जाए तो किसके पुत्र थे, तो ये हमारे नागपुर के भोसले शासक हमारे रघुजी प्रथम के पुत्र थे। इनकी 3 पत्नियां हुआ करती थी। कितना पत्नियां? 3 पत्नियां। एक हमारा रमाबाई, आनंदीबाई और है हमारा उमाबाई। ये बिंबाजी भोसले के 3 पत्नियां थी और इनके पापा का नाम हमारा रघुजी प्रथम था। तो ये बिंबाजी भोसले के बारे में संक्षेप में जानकारी है वो हमारा। अब हम लोग बिंबाजी भोसले के द्वारा किए गए कार्यों का विवेचना करते हैं। ठीक है, यदि हम लोग बिंबाजी भोसले द्वारा किए कार्यों का यदि क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम उसको निम्न आधार पर समझ सकते हैं। कैसे? तो देखिए, यदि हम लोग इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखें कैसा था, आर्थिक क्षेत्र देखें क्या था, इकोनॉमिक सेक्टर, इसको हम लोग प्रशासनिक बोल सकते हैं, धार्मिक क्षेत्र देख सकते हैं, न्याय क्षेत्र, न्याय व्यवस्था, भाषा व लिपि, अब हम लोग इस वर्गीकरण के आधार पर बिंबाजी भोसले के द्वारा उनका शासन व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवेचना करेंगे। ठीक है, यदि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट को उठा के लें तो बिंबाजी भोसले ने ही सबसे पहले जिस तरह से जो रायपुर की जो शाखा थी कलचुरियों की और रतनपुर की जो शाखा थी कलचुरियों की, इन दोनों को आपस में मिलाया और इनको एकीकृत किया और एकीकृत करने के पश्चात इनको एक अलग राज्य का संज्ञा दिया और उसका नाम क्या रखा गया, तो छत्तीसगढ़। ठीक है, अर्थात रतनपुर प्लस रायपुर को मिलाने के पश्चात इन्होंने एक नया राज्य का संज्ञा दिया जिसका नाम था छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम लोग प्रशासन में बात करें तो इन्होंने राजनांदगांव और खुज्जी, ठीक है ध्यान दीजिएगा, खुज्जी, इन 2 नई जमींदारी का निर्माण किया। नई जमींदारी है इनका इन्होंने निर्माण किया। ओके, तो ये थी हमारे प्रशासन के अंतर्गत। यदि हम लोग आर्थिक क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत बिंबाजी भोसले द्वारा क्या क्या काम किया गया था, तो आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए तो इन्होंने न्यू टैक्सेशन अर्थात इन्होंने नए कर का व्यवस्था किया था, नया टैक्स लगाया था। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में बिंबाजी भोसले ने राजस्व संबंधी लेख तैयार करने का भी काम किया। ठीक है, इसके रेवेन्यू मतलब किस तरह से राज्य की रेवेन्यू होती है, राजस्व किस तरह से आय की प्राप्ति हो रही है, किस तरह से किस तरह से जो आय हो रही है उसमें कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना व्यय हो रहा है, इन जो आय व्यय का जो लेखा जोखा बनाना। ठीक है, तो इसने प्रकार का एक लेखा तैयार किया जिससे कि पता चले कि राज्य का जो आय है किससे किससे प्राप्त हो रही है और राज्य का जो व्यय हो रहा है वो किस सेक्टर में यहाँ पर व्यय हो रहा है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने एक रेवेन्यू के लिए एक अलग से अकाउंट बनाया। क्या बनाया? अलग से अकाउंट बनाया, अर्थात इसको बोलते हैं लेखा बनाया। ठीक है, इस समय जो बिंबाजी भोसले ने आर्थिक क्षेत्र बहुत ही प्रबल था। ठीक है, मतलब वो इनकी जो छत्तीसगढ़ जो था उस समय बहुत ही समृद्ध हुआ करता था। ठीक है, पहले यहाँ पर बोल सकते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में यहाँ पर अर्थ की किसी प्रकार की समस्या यहाँ पर देखने को नहीं मिल पाएगी। ओके, यदि हम लोग भाषा और लिपि की बात करें यहाँ पर तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर भाषा जो थी इन्होंने मराठी, क्या मराठी, इसके साथ साथ जो लिपि थी मोड़ी। बिंबाजी भोसले ने मराठी भाषा, मोड़ी लिपि के साथ साथ उर्दू भाषा को भी इन्होंने संरक्षण प्रदान किया, अर्थात इसको उन्होंने अपने राज्य में
लागू किया और इसी के अनुरूप वहां पर जो सामान्य बोलचाल की भाषा में मराठी का प्रयोग करने लगे, उर्दू भाषा का प्रयोग करने लगे। लिपि मतलब जो लिखने की कला, ठीक है, जिस तरह से हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा देवनागरी लिपि है। तो उस समय में एक प्रकार का मोड़ी लिपि हुआ करती थी, ठीक है। तो उस मोड़ी लिपि के अंतर्गत उस लेखन कार्य यहाँ पर सुचारू रूप से किया जाता था, ठीक है। तो ये हमारा भाषा लिपि के बारे में हो गया। यदि हम लोग धार्मिक व्यवस्था की बात करें, ठीक है, तो धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो बिंबाजी भोसले ने अपने आप को धर्म के प्रति विश्वास है यह जताते हुए उन्होंने रतनपुर में स्थित राम टेकरी, नाम सुने होंगे आप लोग, तो राम टेकरी में ही उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर? रतनपुर में करवाया था, ठीक है। तो इससे यह बात हमको ज्ञात होती है कि बिंबाजी भोसले थे हमारा धर्म को मानने वाले थे, ठीक है, धर्म को मानने वाले थे अर्थात धर्म परायण थे, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने विजयादशमी, ठीक है, जो कि आपका नवरात्रि के बाद होता है, उसमें प्रत्येक वर्ष के विजयादशमी में उन्होंने स्वर्ण पत्र देने का भी एक प्रथा चलाया था, ठीक है, स्वर्ण पत्र दान करने का प्रथा चलाया था, जो कि यह भी आपके धर्म से भी संबंध है, ठीक है। कब? आपका विजयादशमी के दिन स्वर्ण पत्र दान, ठीक है। इन्होंने एक काम कराया था, उन्होंने रायपुर में स्थित दूधाधारी मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, अर्थात रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, ठीक है। किन्होंने? तो आपका बिंबाजी भोसले ने। तो बिंबाजी भोसले ने धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत ये तीनों काम उन्होंने किया था, ठीक है। अब यदि न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो यहाँ पर न्याय व्यवस्था के लिए एक अलग से उन्होंने न्यायालय की स्थापना किया था, एक अलग से उन्होंने कोर्ट का भी स्थापना किया था, ठीक है। तो कहाँ किया था? तो ये आपका रतनपुर में इन्होंने नियमित न्यायालय की स्थापना किया था। और न्यायालय का काम तो आपको पता ही होगा कि न्यायालय किस लिए बनाया जाता है कि लोगों के अधिकार का हनन न हो पाए, इसी कारण यहाँ पर न्यायालय बनाया जाता है कि चोरी डकैती ना करे या किसी के कारण किसी को हिंसा ना पहुंचाए। इन सब कारणों की वजह से न्यायालय की स्थापना किया जाता है, जिससे तहत कोई भी पीड़ित व्यक्ति है अपना जो प्रॉब्लम है न्यायालय के समक्ष बयां कर सकता है, जिसके कारण उसके जो समस्याओं का निपटारा आसानी से हो जाए। तो इस तरह से न्याय व्यवस्था में आपको रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके आर्थिक क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट आप ये भी डाल सकते हैं कि जो भी छत्तीसगढ़ से जो भी इनको लाभ प्राप्त होता था, ठीक है, तो ये लाभ प्राप्त जो भी होता था तो ये छत्तीसगढ़ में ही रखते थे उस लाभ को, है ना। अर्थात छत्तीसगढ़ से जो भी उनको धन की प्राप्ति होती थी, जो भी उनको प्रॉफिट होता था, तो वे उसको छत्तीसगढ़ में ही रखते थे, ना कि वे नागपुर में स्थित भोसले को उन्होंने प्रदान करते थे, ठीक है। अर्थात उन्होंने अपने आप को छत्तीसगढ़ में एक स्थिर और उन्होंने एक अलग से ही स्वतंत्र रूप से एक शासन व्यवस्था स्थापित किया, ठीक है। इसी कारण यहाँ पर बोला गया कि उन्होंने प्रत्यक्ष भोसला शासन यहाँ पे स्थापित किया, अर्थात उन्होंने किसी प्रकार का कॉन्टेक्ट नागपुर के जो भोसले थे उस पर उन्होंने नहीं रखा, ठीक है। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे सूबा शासन के बारे में, वो तो वहां पर छत्तीसगढ़ में जो मराठा शासक होंगे उसका जो कॉन्टेक्ट रहेगा वो आपका नागपुर के भोसले के साथ रहेगा। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपका बिंबाजी भोसले है ये किसी भी प्रकार का कॉन्टेक्ट आपके नागपुर के भोसले शासक के तहत नहीं रखेंगे। वो अपना स्वतंत्र रूप से शासन व्यवस्था संभालेंगे, अपना स्वतंत्र रूप से वहां पर जो एक राजा का दरबार होता है ना, तो राजा का दरबार वहां पर लगेगा, वहां पर राजा जैसे उनके साथ व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। तो वहां पर किसी प्रॉब्लम होता है तो वो प्रॉब्लम को आप स्वयं हैंडल करेंगे, ना कि उनका जो प्रॉब्लम है उसको आपको वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा नागपुर में, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने एक स्वतंत्र रूप से, एक आजाद रूप से उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया, अपना राज दरबार वहां पर लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वे रेवेन्यू को जो भी राजस्व प्राप्ति होता था वे नागपुर को नहीं देते थे, है ना, जिसके कारण जो भी आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो आपका छत्तीसगढ़ में ही लग जाता था। और छत्तीसगढ़ में लग जाने के कारण क्या होगा, छत्तीसगढ़ ऑटोमेटिकली यहाँ पर इनके शासनकाल में समृद्ध देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हमारा आर्थिक क्षेत्र में एक और पॉइंट था। इसके साथ साथ हम लोग सामाजिक व्यवस्था की बात करें, ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था में आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुपत्नी देखने को मिलेगा। स्त्रियों की स्त्री देखें तो
यहाँ पर आपको बहुपत्नीवाद देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुपत्नीवाद। ओके, और यदि हम लोग राजनीतिक स्तर पर देखें, राजनीतिक क्षेत्र में देखें, तो ध्यान दीजिएगा कि बिंबाजी भोसले जो थे, इनका जो सैनिक जो क्षमता था, ये बहुत ही कमजोर था। उनमें सैन्य गुणों की बहुत ही कमी थी। इसी कारण उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए विशेष रूप से उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ में ही उन्होंने शासन से संभाला और छत्तीसगढ़ के अलावा किसी और राज्य को, किसी और क्षेत्र को उन्होंने हड़पने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का आप बोल सकते हैं कि समृद्धि के कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने किसी और राज्य को, किसी और क्षेत्र को हड़पने के लिए आर्थिक उन्होंने नुकसान नहीं किया, बल्कि उन्होंने जितना भी इन्वेस्टमेंट करना था उन्होंने अपने राज्य में ही किया। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि बिंबाजी भोसले जो थे अपने साम्राज्य को बढ़ा नहीं पाए। ठीक है, तो ये था हमारा बिंबाजी भोसले द्वारा किए गए कार्य और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब क्या होता है, अब 1787 में बिंबाजी भोसले का मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बिंबाजी भोसले यहाँ पर देहवासन हो जाता है उनका 1787 में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी 3 बीवी थी। ठीक है, आपका रमाबाई हो थी, उमाबाई, आनंदीबाई। ठीक है, तो इनकी 3 पत्नी में से एक पत्नी जो थी हमारा उमाबाई। ठीक है, उमाबाई क्या होगी, सती हो गई। ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन सती हो गई, तो उमाबाई सती हो गई। तो यहाँ पर आप सामाजिक व्यवस्था में, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था यहाँ पर एक पन्ना और डाल सकते हैं कि इस समय सती प्रथा प्रचलन में था। ठीक है, तो इस तरह से बिंबाजी भोसले का कार्य था। अब बिंबाजी भोसले की जैसी मृत्यु हुई तो वहां के जो लोग थे, है ना, अर्थात छत्तीसगढ़ के जो लोग थे बहुत ही दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने जो भी जनता के लिए जो भी कार्य किया था वो बहुत ही आपके लिए जनता के अनुकूल था, प्रतिकूल नहीं था। हालांकि बिंबाजी भोसले ने बहुत सारे नया पद्धति अपनाया, नया सिस्टम उन्होंने लागू किया, परंतु जनता ने उस नया सिस्टम का विरोध नहीं किया, बल्कि उसको प्रमोट किया, क्योंकि जनता के प्रेमी थे वो, क्योंकि जनता उसे पसंद की, उस सिस्टम को पसंद किए। ठीक है, इसी कारण उन्होंने अपना जो भी कार्य किया वो जनता के लिए बहुत प्रशंसा करने योग्य था, और उनकी मृत्यु के कारण ही जनता बहुत ही दुखी थी। ठीक है, इस बात की पुष्टि कहां से होती है, तो आपका एक हमारा यूरोपीय यात्री था जिसका नाम था कोलब्रुक। क्या था, कोलब्रुक। इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि जब बिंबाजी भोसले का मृत्यु हुआ तो जनता बहुत ही हताश थी, क्योंकि बिंबाजी भोसले को जनता बहुत ही प्यार करते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे, और उनके द्वारा जो भी नीतियां जो बनाई गई थी वे सभी नीतियां उन्होंने, जनता ने बहुत ही एक सौहार्द भाव से एक्सेप्ट किया, न कि उसका अपोज किया। ठीक है, तो ये सब बातें आपको कोलब्रुक में देखने मिलेगा। इसके साथ साथ आपको देखूं यहाँ पर आपका बाबू रेवाराव। ठीक है, बाबू रेवाराम का पुस्तक कौन सा है बताइए आप लोग सोचकर, तो वो है हमारा तवारीख है वंशी राजाओं का। ठीक है, इसके साथ साथ आपका शिवदत्त शास्त्री जी का बुक है रतनपुर समुच्चय। इन दोनों बुक में भी आपका बिंबाजी भोसले के बारे में आपको वर्णन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सब फैक्ट्स को भी आप याद किया, कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा बुक है जिसके तहत बिंबाजी भोसले के बारे में आपको ज्ञान मिलती है, तो आपको कौन सा हो जाएगा, तवारीख ए है वंशी राजाओं की, आपका रतनपुर समुच्चय जो कि आपका शिवदत्त शास्त्री जी का है, बाबू रेवाराव जो कि आप छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार हैं, तवारीख और आपका कोलब्रुक की पुस्तक से। ठीक है, ये था हमारा बिंबाजी भोसले के बारे में। ठीक है, जिसके बारे में हमने बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लोग सूबा शासन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपका कालक्रम कहां से कहां तक है, 1787 से लेकर 1818 तक है। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू।